हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि डेली मंडे टू सैटरडे 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद उनका डिस्कशन भी हम लोग करते हैं। देखिए, जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और हमारे जितने भी चैनल्स हैं उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, ये हमारा 90th सेशन है और आज जो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं जीएस 4 एथिक्स से। देखिए, एथिक्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक पैटर्न तो यह है कि 10 मार्कर होंगे 150 वर्ड्स वाले, और दूसरा क्या होता है, केस स्टडी होती है। तो वही दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए, वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बाकी के लर्नर्स किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता एज ए कोर वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज शुड नॉट बिकम अ हर्डल। ठीक है, बाधा नहीं बनना चाहिए इन शोइंग कंपेशन, कंपेशन मीन्स करुणा, टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसको आपको एग्जामिन करना है। देखिए, जब भी एग्जामिन आएगा तो आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही जो उसके डायमेंशन से आपको बतानी होगी। देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम सिविल सर्विस की कोर वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें एक वैल्यू है इम्पार्शलिटी। ठीक है, और ये जो इम्पार्शलिटी है, अब क्योंकि कोर वैल्यू है तो मीन्स आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बिकम अ हर्डल इन शोइंग कंपेशन। अगर कोई सिविल सर्वेंट वीकर सेक्शन के प्रति कंपेशन शो करता है तो ये जो कोर वैल्यू है इम्पार्शलिटी, ये किसी भी तरह से बाधा नहीं बननी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सवाल उठता है कि भाई क्या डिफरेंट पार्ट्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, क्या डिफरेंट पार्ट्स इसके हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन कहा गया है कि ये कोर वैल्यूज हैं, तो किस तरह से हैं इसको एक्सप्लेन कर दो, ऑब्वियस सी बात है। देन देखिए, एग्जामिन करना है, तो आपको वो एग्जाम्पल्स देने होंगे कि कब ये बाधा बनता है, कब ये बाधा नहीं बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, जहां तक परिचय की बात है, देखिए मैंने क्या किया है ना कि अब हिंदी का भी आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं ना, तो उनको दिक्कत ना हो, जो कीवर्ड्स होते हैं वो आराम से उनको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो देखिए, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है तो इसमें 2 कीवर्ड यूज किए गए, इम्पार्शलिटी एंड कंपेशन। ठीक है, तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन तो वही होगा जहां पे आप इन दोनों को डिफाइन कर दो कि भाई इम्पार्शलिटी, जो निष्पक्षता जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, एंड कंपेशन, करुणा, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको लिखनी होगी इंट्रोडक्शन में। देखिए, इम्पार्शलिटी नाम से लग रहा है कि आप पार्शियल नहीं होंगे,
मीन्स जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई सिविल सर्वेंट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन किस बेसिस पे होना चाहिए, वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप डिजर्व करते हैं, अगर आप योग्य हैं तो आपके फेवर में डिसीजन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं को फेवर करोगे, ठीक है। तो मेरिट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होंगे, भले आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरिट के बेसिस पे, योग्यता के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा। देन बात आती है कंपेशन। देखिए कंपेशन क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसकी सफरिंग को देखते हुए आप दुखी होते हो और उसकी हेल्प करने का आपका मन करता है, आप कोशिश करते हो हेल्प करने की, तो इसको कहा जाता है कंपेशन। और बेसिकली देखिए जो वीकर सेक्शंस होते हैं तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो होता क्या है कि जनरली उनके वेलफेयर की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इम्पार्शलिटी ये क्या बोलता है कि आप भेदभाव नहीं करोगे, आप भेदभाव नहीं करोगे, आप मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लोगे। जबकि कंपेशन क्या बोलता है कि भाई जो वीकर सेक्शंस हैं तो उनकी जो सफरिंग है उनको आपको दूर करना है अपनी खुद की कैपेसिटी में, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इम्पार्शलिटी एंड कंपेशन पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये कोर वैल्यू है। तो देखिए काफ़ी सारी कोर वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गया, और क्या हो सकती है, नॉन पार्टीशनशिप, ये भी एक कोर वैल्यू है। और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपेशन, ये सब होती है कोर वैल्यूज। एंड देखिए इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। अब देखिए कोर वैल्यू क्यों है, तो ये आपको समझाना होगा, क्योंकि देखिए इम्पार्शलिटी से क्या हेल्प मिलती है सिविल सर्वेंट को, कि वो जो फेवरेटिज्म होता है उसको फेवर नहीं करेगा, नेपोटिज्म हो गया, ठीक है, इनको प्रिवेंट करने में बड़ा रोल प्ले करती है इम्पार्शलिटी। मीन्स अगर कोई आपका जानने वाला है, भाई वो मेरे ताऊ जी का लड़का है तो यार उसको मैं फेवर करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पार्शलिटी, ठीक है। देन बात आती है कंपेशन की, कि कंपेशन क्यों एक कोर वैल्यू, क्योंकि देखिए कंपेशन से क्या होगा ना, आप लोगों की जो सफरिंग है उसको समझ सकते हो, और जब तक आपको सफरिंग पता नहीं होगी आप एक्शन कैसे लोगे। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करनी है और वहाँ पे जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके घर वगैरह तोड़े जा रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों की सफरिंग को नहीं समझोगे जिनका घर टूट रहा है, तो आप क्या करोगे, तुरंत जाओगे मशीन लेके और सब तोड़ दोगे। लेकिन अगर आप समझोगे उनकी सफरिंग को तो क्या होगा, आप उनको नोटिस दोगे, भाई आपके पास 30 डेज का टाइम है, ठीक है। उसके बाद भी आप उनको रहने का जुगाड़ करोगे कि यार टेम्प्रेरी आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, खाने वाने का इंतजाम वगैरह होगा, किसी एनजीओ से बात करोगे। तो कंपेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कंपेशन एंड इम्पार्शलिटी, ठीक है, कंपेशन इम्पार्शलिटी, इसको कोर वैल्यू कहा जाएगा और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको एक तरह का इशू, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इम्पार्शलिटी वर्सेस कंपेशन में, कि कभी कभी जो इम्पार्शलिटी है वो एक तरह की हर्डल बन जाती है। देखिए इम्पार्शलिटी मतलब क्या होता है कि आप भेदभाव नहीं करोगे। अब देखिए जब हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हम कमियों की बात करें कि सिविल सर्विसेज में क्या इश्यूज हैं, तो एक इशू आता है कि यहाँ पे रूल्स को काफ़ी फॉलो किया जाता है, ठीक है। और देखिए अगर रूल्स ये हैं कि एक पर्टिकुलर स्कीम इन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो आप केवल उन्हीं को दे सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो भी डिजर्व करते हैं, तो अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो वो लोग छूट जाएंगे, ठीक है। तो इम्पार्शलिटी जो है कभी कभी हर्डल बन सकती है। दूसरी बात देखिए, अगर आप उन लोगों को फेवर करते हो तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ इंक्वायरी वगैरह हो जाए कि भाई उनके लिए तो ये एप्लीकेबल था ही नहीं, आपने कैसे उनको बेनिफिट दे दिया, तो फियर ऑफ पनिशमेंट। तो इस वजह से कहते हैं कि इम्पार्शलिटी में बिकम अ हर्डल। बट देखिए ये तो कहने वाली बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे इम्पार्शलिटी एंड जो कंपेशन है इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, मीन्स एक दूसरे के पूरक साबित हुए हैं। वो एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे। देखिए
पहला एग्जाम्पल है भरोसा सेल, और दूसरा एग्जाम्पल है एक नॉर्थ ईस्ट में एक सड़क बनी थी, एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था, और उसके लिए पैसा कहाँ से आया था? क्राउड फंडिंग से आया था, मीन्स डोनेशन के थ्रू पैसा लिया गया था। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, और इससे जुड़े जो आईएएस ऑफिसर थे उनका क्या नाम था? आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। ठीक है, ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, और इनको काफ़ी डिटेल में मैंने आपके सामने लिखा है, आप चाहें तो नोट्स बना लें। और देखिए, मैं आपको एक फिर से वही एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको एथिक्स में एग्जाम्पल ढूंढने हो ना, तो बेटर इंडिया वेबसाइट है, ठीक है, बेटर इंडिया, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो देखिए, जो भरोसा सेल थी, बेसिकली एक महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर है अतुल वी कुलकर्णी, ठीक है। तो नागपुर पुणे वाले एरिया में इसको चलाया गया था। पर्पस क्या था? कम्युनिटी पुलिसिंग। देखिए, जो कम्युनिटी है उसके मन में पुलिस के प्रति काफ़ी डर होता है, पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते हैं कि यार वहाँ तो क्या होगा पता नहीं, वो लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट वगैरह करेंगे, तो काफ़ी डर होता है। तो इस डर को दूर करने के लिए इस स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर किया जा सके, और स्पेशली जो वुमेन्स है ना, उनके बीच में भरोसा रहे, ठीक है, इसलिए इसको चलाया गया था। तो देखिए, ये होता है कंपेशन, ये होता है कंपेशन, ऑल्दो इम्पार्शलिटी है, लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनवाई थी, ठीक है, और पूरा जो फंडिंग थी वो क्राउड फंडिंग हुई थी, और उस रोड को पीपल्स रोड भी कहा जाता है, ठीक है, मणिपुर टू नागालैंड, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत शानदार हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो देखिए, दोनों चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी, अब क्या कंक्लूजन बनता है, कोई निष्कर्ष को होगा ना। देखिए, इम्पार्शियलिटी, अगर मान लो इम्पार्शियलिटी नहीं है, मतलब आप पार्शियल हो, तो ये बात आप समझ पा रहे हो कि जो कंपेशन होगा उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, पार्शियल मतलब आप किसी को फेवर करोगे, और कंपेशन मतलब आप बहुत ही कम लोगों को आप फेवर कर रहे हो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब लोग कम हो गए, क्योंकि अगर आप इम्पार्शियल होंगे तो सभी लोग उस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अगर आप पार्शियल हो तो जो आपका रिलेटिव होगा, जिसको आप जानते हो, केवल उसी के फेवर में आप काम करोगे, ठीक है। तो कंपेशन का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि इम्पार्शलिटी एंड कंपेशन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, तभी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग के प्रति उनके वेलफेयर के लिए आप काम करोगे, तभी आप काम करोगे जब आप इम्पार्शियल होंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो देखिए, अब कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कंक्लूजन ये होगा कि देखिए, इम्पार्शलिटी को हमेशा एक अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बाकी जितनी भी कोर वैल्यूज हैं उनके साथ क्लब करके उसको देखा जाना चाहिए, तभी जो उसका रिजल्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से, क्योंकि कंपेशन का जो स्कोप है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप इम्पार्शियल नहीं हो, आप पार्शियल हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। देखिए, एथिक्स में जितने एग्जाम्पल्स आप दोगे उतने नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ये बात आप हमेशा मान के चलना। और वो जो बेटर इंडिया वेबसाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। अब देखिए, जो केस स्टडी है ये बेसिकली पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है, एंड कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की केस स्टडी पूछी जा रही है, तो बेसिकली ये GS2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई पबेट का क्वेश्चन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना होगा। देखिए, क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट को लेके कि इन कंटेम्प्ररी टाइम्स डिसरप्शन मीन्स व्यवधान हैव बिकम एन एंडेमिक फीचर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। काफ़ी सारे डिसरप्शन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, ऐसा नहीं है कि ये नई कोई चीज़ हो रही है। डिसरप्शंस विच वर एन एक्सेप्शन अर्लियर सीम टू हैव बिकम द न्यू नॉर्मल। देखिए, डिसरप्शंस मीन्स व्यवधान, ये पहले भी होते थे, लेकिन पहले काफ़ी कम होते थे, उनको आप एक्सेप्शन मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अभी देख लो, रिसेंट जो सेशन था पेगासस, पूरा निमट गया ना, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप
यहाँ पे बता सकते हो। द ईयर गॉन बाय हैव सीन MPs रेज स्लोगन्स, स्नैच पेपर्स फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड इंडल्ज इन थिएट्रिक्स। देखिए क्या कहा गया है कि अभी जो साल गुजरा है इसमें क्या देखने को मिला है कि MP जो है वो स्लोगन रेज कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पेपर वगैरह छीन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिसरप्शन क्रिएट किया जा रहा है और क्रूशियल टाइम ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑट टू हैव बीन स्पेंट इन डिबेटिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लेजिस्लेशन और अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज इज गेटिंग अननेसेसरली वेस्टेड। मतलब जो पार्लियामेंट का टाइम है, एक तो वैसे काफ़ी कम टाइम के लिए पार्लियामेंट चलती है और वो टाइम भी बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट का पर्पस क्या है कि वहाँ पे डिबेट वगैरह हो, डिस्कशन वगैरह हो, तो वो सब चीज़ें सब बर्बाद हो रही हैं, तो ये कहा गया है एंड ये हकीकत भी है, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको आंसर करना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपको एक सिचुएशन दी गई है इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं ये आपको बताने हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये जो डिस्रप्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं, क्या रीजंस हैं, ये आपको बताने होंगे। और तीसरा क्या है कि इज मैरली हैविंग अ कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स सफिशिएंट टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो क्या ये सफिशिएंट है, क्या इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये चीज आपको बतानी होगी। तो ये 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। अब देखिए इन तरह की जो केस स्टडीज होती हैं इनको आपको एथिकल पर्सपेक्टिव से डील करना है, ठीक है। यहाँ पे GS2 वाला अप्रोच नहीं चलेगा क्योंकि एथिकल डायमेंशंस आपको यहाँ पे डालनी होगी, तभी एक अच्छा आंसर इसको माना जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद पूछा गया है कि क्या एथिकल इश्यूज हैं वो हम बताएंगे, क्या कारण है वो बताएंगे, फिर कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स क्या ये सफिशिएंट है ये हम बताएंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये हमको इस केस स्टडी में एड्रेस करने हैं। अब देखिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन भी आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। तो देखिए जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है ना, तो आप क्या करो कि जो मेन इश्यू है वो यहां पे बता दो, या तो आप समराइज कर दो, शॉर्ट में बता दो, जैसे आपकी इच्छा हो तो वैसे आप कर सकते हो, या फिर आप जो करंट जैसे पेगासस वाला जो अभी सीन क्रिएट हुआ था उसको आप कोट कर सकते हो कि रिसेंटली हमने देखा है कि इस मुद्दे पे पूरा सेशन खत्म हो गया, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन रिसेंट ईयर्स ये सब चीज़ें देखने को मिली है कि जो MP हैं वो स्लोगन वगैरह रेज करते हैं, पेपर वगैरह छीन लेते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो न चल पाए, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है और आप कह सकते हो कि दे आर बिकमिंग अ कांस्टेंट फीचर ऑफ इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। काफ़ी एक कांस्टेंट फीचर बन चुका है, मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ देखने को मिलती है। अब क्या है अगला पार्ट, एथिकल इश्यूज। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं। तो देखिए एक तो वो जो MP हैं वो तो हो ही गए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे। एक कौन होंगे, जनता, जो हम जैसे लोग होते हैं, आम जनता, वो भी इसमें स्टेक होल्डर है क्योंकि हम ही उनको चुन के भेजते हैं। उसके अलावा और कौन होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, रूलिंग पार्टी आप कह सकते हैं, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको भी आप स्टेक होल्डर यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। और कौन होगा, और कौन होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन है, ठीक है, वो भी इसमें स्टेक होल्डर्स होती हैं, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे स्टेक होल्डर हो जाएंगे। अब इनके पर्सपेक्टिव से क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं वो आपको बताने होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो MP हैं, भाई MP को हमने क्यों भेजा है संसद में, पार्लियामेंट में, कि वो डिस्कशन करें, डिबेट करें, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन वगैरह करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। इट मीन्स वो अपनी ड्यूटीज सही से नहीं निभा रहे हैं।
तो आप अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हो, ये एक एथिकल इशू है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के इश्यूज आपको लिखने होंगे, ठीक है, जिनका कोई एथिकल सिग्निफिकेंस बनता हो। देन देखिए अगर आज के एमपी ऐसा काम कर रहे हैं तो ये एक बैड प्रेसिडेंट, एक बुरी मिसाल कायम कर रहे हैं। किसके लिए? जो आने वाले एमपी होंगे। देखिए अभी भी तो ऐसा ही होता है, जो रूलिंग पार्टी वो क्या बोलती है अपोजिशन से कि भाई पहले आपने ऐसा किया था तो हम जो वैसा कर रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, तो एक बैड प्रेसिडेंट क्रिएट किया जा रहा है। और देखिए जब इस तरह से चीज़ें होती हैं संसद में तो इसका इफेक्ट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो स्टाफ वगैरह होते हैं पार्लियामेंट के, उनका भी जो मोराल होता है वो कम हो जाता है। तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। सेकंड स्टेक होल्डर कौन है? रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल। देखिए गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो, देखिए गवर्नमेंट का काम है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें, और इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है? पार्लियामेंट, संसद, जहां पे आप डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो और जो बेस्ट पॉसिबल चीज होती है वो सामने आती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया जाएगा तो जो रूलिंग पार्टी उसके पास तो एक्सक्यूज हो गया ना कि यार हम क्या करें, हमें तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग जाते हो, जिम्मेदारी से बचने में मदद करती है ये सब चीज़ें। आप तो कह दोगे ना कि यार हम क्या करें, हम तो काम करना चाहते हैं बट जो अपोजिशन है वो हमें काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, और फिर इस सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनका मिसयूज होना स्टार्ट होता है या फिर ओवर यूज। जैसे कि कोई बिल है तो मनी बिल बना के उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, मनी बिल हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, तो इन सब का सहारा लिया जाएगा। और देखिए कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डिनेंसेज यूज होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डिनेंसेज केवल जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उन्हीं में हमको यूज करना चाहिए, लेकिन अब ये एक नॉर्म बन चुका है। तो ये हो जाएंगे एथिकल इश्यूज, मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इवेजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स आने चाहिए, तभी मजा आएगा। देखिए ये GS2 का आंसर नहीं है, ये एथिक्स का आंसर है, तो एथिकल टर्म्स आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देन देखिए वहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर होगा? इट प्रमोट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एलिमेंट चाहिए होंगे जो कि डिस्टर्ब करें, जो जीत सकें। ठीक है, जिनके पास मनी पावर हो, जिनके पास मसल पावर हो। तो CPPC हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको प्रमोट करता है। और कौन हो गया? पब्लिक। देखिए पब्लिक तो भाई जब हमको ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट में किस तरह से काम हो रहा है तो जो हमारा ट्रस्ट है ना वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो लॉस ऑफ ट्रस्ट ये भी एक एथिकल इश्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रस्ट किसके प्रति? जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रति जो हमारा ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। और जब हमारा ट्रस्ट ही कम हो जाएगा तो जो डेमोक्रेटिक चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे कि यार क्या मतलब है, वो लोग तो कुछ काम करते ही नहीं है, तो क्या मतलब है वोट देने का। ठीक है, टैक्स की चोरी वगैरह कर लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। तो ये सब फर्क पड़ता है अगर आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा देश की डेमोक्रेसी पे, हमारे जो MP MLA हैं उन पे। ठीक है, देन क्योंकि इतना सब कुछ डिस्ट्रप्शन हो रहा है और हर चीज़ की कॉस्ट होती है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद होते हैं, तो ये भी एक एथिकल इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और देखिए मैं आंसर्स देख रहा था तो केवल एक ही बंदे ने केस स्टडी सबमिट की थी। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। देखिए ऐसा मत करिए, अगर आपके पास टाइम है ना तो केस स्टडी लिखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके क्या कारण है, ये पूछा गया है कि क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर हम देखें तो आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए जब नंबर ऑफ पार्टीज ज़्यादा होंगी तो सबके इंटरेस्ट को तो आप मतलब एड्रेस नहीं कर सकते हो, रिजोल्व नहीं कर सकते हो। किसी ना किसी के इंटरेस्ट तो मतलब फुलफिल नहीं होंगे, और जिसके नहीं होंगे वो हंगामा क्रिएट करेगा। दूसरी बात देखिए,
पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा होंगी तो फिर उनको टाइम भी कम मिलेगा अपनी बात को रखने का, ठीक है, तो ये भी एक इश्यू हो जाता है। देन कोलिशन पॉलिटिक्स, देखिए आपको दबाव में काम करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, अगर जो आपकी कुर्सी है वो 4 से 5 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर टिकी हुई है, तब तो भाई आप खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन भी नहीं ले सकते हो, आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा अपनी कुर्सी बचाने पे होता है जब बात होती है कोलिशन पॉलिटिक्स की, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, देखिए जो डिबेट्स होती हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, और देखिए मीडिया काम करता है टीआरपी के लिए, तो जो आदमी इशू क्रिएट कर रहा है तो उसको ज़्यादा स्पेस दिया जाएगा टीवी पे, क्योंकि टीआरपी बढ़ेगी, ठीक है, इसका मतलब पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। और देखिए पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है, ना तो वो अच्छी पब्लिसिटी ना बुरी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है। और इसलिए देखिए जो पॉलिटिशियन है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्क्रीन पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, ये भी एक इशू है। देन देखिए जो स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन हैं उनके पास पावर्स हैं, सफिशिएंट पावर्स हैं, लेकिन उनका यूज़ सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। देन देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो एमपीज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो उनको ही हमेशा फेवर करेंगे, ठीक है, उनको ही हमेशा फेवर करेंगे, और एक तरह से अपनी लॉयल्टी जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाला क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अगर डिस्ट्रप्शन करना है तो आप करोगे, भले ही वो सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। और क्या पूछा गया है, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये चीज़ इस इशू को रिजोल्व कर देगी क्या? तो देखिए आप कह सकते हो कि हाँ कुछ हद तक तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बन जाएंगे, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर एक तरह का चेक लग जाएगा, अगर आप गलत काम करते हो, उनको वायलेट करते हो, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बट देखिए ये सफिशिएंट है क्या? ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए राज्यसभा में भी हमको कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए पूरा सेशन खत्म हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया, तो इट मीन्स हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई काफ़ी फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी सैलरी कम कर दो, ठीक है, उसको टीवी पे मत दिखाओ, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालो, ठीक है, ताकि पब्लिक को पता चले कि कौन सा जो एमपी एमएलए है वो किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी बात रख सकते हो। अब बात आती है कंक्लूजन की, तो देखिए आप यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकते हो, जैसे कि क्या सोल्यूशन है, देखिए अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो आम जनता के पास है, जो सिटीजन्स हैं उनके पास है। आपको अगर लगता है कि ये पॉलिटिशियन सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको बता दो जब अगला इलेक्शन होगा कि भाई तुम्हें हम आउट कर रहे हैं, क्योंकि तुम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो देखिए अवेयरनेस क्रिएशन काफ़ी ज़रूरी है, और जो आम जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनको अपना रोल समझना होगा, तभी इस तरह की जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने शुरुआत की है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इम्पार्शियलिटी क्या होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, कंपैशन को भी डिफाइन किया है, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद देखिए एग्जामिन की बात हो रही है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चीज़ें बताई हैं। इम्पार्शलिटी नॉट हर्डल इन शोइंग कंपैशन, देखिए हर्डल साबित नहीं होती हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उसका जो गैप है वो उसको फिल करने का काम होता है। सेंस ऑफ इक्वलिटी की बात है, ये सब भी पॉइंट सही है। वीकर सेक्शन की हेल्प होती है। तो देखिए इशू क्या है ना, आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी। आपने नीचे अशोक खेमका का एग्जाम्पल दिया है, बट और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते थे, इसका आप ध्यान रखो। दूसरा फिर आपने देखिए ये कटिंग की, तो देखो कटिंग इस तरह से नहीं करते हैं। क्या करो, जैसे इस तरह से आपको कटिंग करनी होगी, आपको यहाँ पे कैंसिल्ड लिखना होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है यूपीएससी में, जब कोई आप 3 से 4 लाइन अपनी कैंसिल करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये तरीका होता है कैंसिल करने का। फिर आपने क्या लिखा है, हाउएवर समटाइम्स इम्पार्शियलिटी एक्ट एज हर्डल,
ड्यूटी बाउंड सिविल सर्वेंट्स मीन्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये पॉइंट सही है, इसको भी आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहिए था। नॉट कंट्रोल हिज इमोशन, देखो यार ये जो सेंटेंस है ना, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देना होगा, यहाँ पे मीनिंग इसका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंटेंट का थोड़ा इशू है, कुछ पॉइंट आपने मिस किए हैं, एग्जाम्पल्स आपने मिस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आपने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि दस विद द हेल्प ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इम्पार्शलिटी civil servants shows compassion towards a weaker section and it makes a path for achieving our goal of विश्व गुरु। तो ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, ठीक है ये, एंड और अच्छा हो सकता था। एंड देखिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो मेंस की जो आंसर बुकलेट आती है ना, उस पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या आप अलाइनमेंट को फॉलो कर पा रहे हो, क्या वर्ड लिमिट वगैरह आपको वहीं पे पता चलेगी, इस तरह से आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दो, हालांकि एक अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, काफ़ी कुछ डायमेंशन आप और ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कोप किस तरह से कम या ज़्यादा होता है, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप वगैरह होती है, तो वो सब आप और भी ज़्यादा एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। अब हम आते हैं केस स्टडी के ऊपर। तो देखिए शुरुआत इन्होंने की है, एनी लेजिस्लेचर स्पेशली द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखो यार ये सही नहीं है, एनी लेजिस्लेचर, ऐसा जरूरी नहीं कि हर लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टेड ही हो, ठीक है। तो ऐसा मत लिखो, जो समरी है उसको यहाँ पे लिख दो, कोई रिसेंट का करंट अफेयर है तो उसको यहाँ पे डाल दो। फिर आपने बताया स्टेक होल्डर्स, एमपी हो गया, प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी हो गई, सिटीजन्स, पॉलिटिकल पार्टी आपने यहाँ पे मिस किया हुआ है, ठीक है। फिर आपने बताया है कि पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा गया है, एथिकल इश्यूज पूछे गए, तो हेडिंग आपको यहाँ पे सही से लिखनी होगी, ठीक है। क्या बोला गया है कि एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई वो तो उनको मिली हुई है ना, उनको तो प्रिविलेज मिला हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ी बतानी है, आपको तो इश्यू बताना है कि भाई जो एमपी हैं वो क्या गलत काम कर रहे हैं, तो वो एथिकल इश्यूज आपको यहाँ पे बताने होंगे। और देखिए इसलिए मैंने कहा था कि ये GS2 का आंसर नहीं है, ये एथिक्स की केस स्टडी है, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे स्पीकर वगैरह की बात कर सकते थे। सिटीजन की आपने बात की है, तो देखिए जो डायमेंशन लिखी है ना वो सही डायमेंशन नहीं है। आपने क्या लिखा है, बेटर गवर्नेंस बट इफ द डिसरप्शन हैव बिकम एन एंडेमिक देन हाउ द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन्स वुड बी फुलफिल्ड। तो देखिए यही तो इशू है, इसको आपको अच्छे से बताना होगा, और भी कुछ डायमेंशन है जो आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सही किया है, लेकिन बाकी जगहों पे आपने एथिकल डायमेंशंस नहीं लिखी, जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मेक लॉज एंड द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट्स दीज लॉज, बट व्हेन देयर इज डिसरप्शन देन हाउ इट इज पॉसिबल टू फिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो ये भी पॉइंट अच्छा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अवॉइड कर रहे हो, तो इनको आप हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, क्योंकि यही तो एथिकल इश्यूज है जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देन रीजंस क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यार अकाउंटेबल तो है ना यार, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने पढ़ा हुआ है, तो अकाउंटेबिलिटी तो है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे जम नहीं रहा है। लैक ऑफ एनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, देखिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का यूज, मतलब प्रोविजंस तो हैं, उनका यूज नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आपको लिखनी चाहिए। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए वेरी लेस टाइम टू डिस्कस, तो ये पॉइंट भी ठीक है, ये बेसिकली वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, ठीक है, तो सबको आप टाइम सही से नहीं दे पाओगे, तो ये पॉइंट ठीक है। देन रिजॉल्विंग दिस सिचुएशन मे लोअर बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये बहुत सही आपने यहाँ पे लिखा है। चेंजिंग देयर एटीट्यूड, ये भी जरूरी है। और देखिए आप कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स की भी बात यहाँ पे कर सकते थे, आपने रोल मॉडल्स की बात की, तो ये काफ़ी अच्छे से आपने इसको लिखा है, आप कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स की यहाँ पे बात कर सकते थे। देन आपने क्या किया है, वी कैन से दैट ओनली दिस एंडेमिक इज नॉट डिसरप्टिंग द फंक्शनिंग, इट इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल फॉर द अपकमिंग जनरेशन। तो बेसिकली देखो ठीक है ये कंक्लूजन, लेकिन और अच्छा हो सकता था।
इतना मज़ा आया नहीं, ठीक है। और आप कुछ यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते थे, आप सिटीजन्स की बात कर सकते थे, अवेयरनेस की बात कर सकते थे, किस तरह से इशू को लॉन्ग टर्म में आप टैकल करोगे वो कुछ आप यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा एनालिसिस करो, एग्जाम्पल्स डालो, ठीक है, कुछ और डायमेंशन डालो, ठीक है। एथिकल पर्सपेक्टिव से आपको डील करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ दोनों आंसर्स भी देख लिए हैं। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।